टॉपिक है हमारा ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब ही यही है कि हम जो दो कंट्रीज़ या अभी इससे पहले हमने यही पढ़ा था कि दो तरीके के हो सकते हैं, मल्टीलेटरल और बायलेटरल। बायलेटरल दो स्टेट्स जब कंसर्निंग पर्टिकुलर मैटर, जो कंसर्न मैटर के लिए डिस्कस करते हैं उसको कहते हैं बायलेटरल। और अगर यही ट्रीटी फॉर्मुलेट होती है यूनिवर्सल और जनरल एप्लीकेशन ऑफ लॉ के लिए, तो उसको बोला जाता है मल्टीलेटरल कन्वेंशन। तो सपोज़ कीजिए दोनों में हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि हम लोग कैसे एक दूसरे का ट्रीट करेंगे उसका, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रीटी। तो ट्रीटी में इसका प्रोसीजर कैसे होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं साइन करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेट। अब ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ हम स्टेट कह रहे हैं इसका मतलब है कंट्री, बट इंटरनेशनल लॉ में इसको स्टेट बोला जाता है। सो अगर स्टेट अपॉइंट करता है रिप्रेजेंटेटिव जो साइन करेगा इस ट्रीटी को, फिर उसके बाद नेगोशिएशन होता है जहाँ पे यही रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे को बोला जाता है कि हाँ आप ये काम कर लो, हम ये कर लेते हैं, ये राइट्स हमें ज़्यादा दे दो, ये राइट्स आप कम ले लो। ऐसे ही यहाँ पे अग्रीमेंट होता है, नेगोशिएशन होता है। और फिर नेगोशिएशन होने के बाद इसका अडॉप्शन होता है। और सपोज़ कीजिए अगर यहाँ बायलेटरल नहीं है, यहाँ पे मल्टीलेटरल है, तो मल्टीलेटरल में 2/3 वोट देख लिया जाएगा। अगर फेवरेबल वोट 2/3 है, 2/3 के बेसिस पे इस ट्रीटी को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तीसरा, इसके बाद होते हैं सिग्नेचर। तो हर बंदा जो भी पार्टीज़ टू ट्रीटी होता है वो सिग्नेचर करेगा। और फिर उसके बाद इस सिग्नेचर के बाद ये इनेक्ट नहीं हो जाता है, इसके बाद इसको रेटिफिकेशन किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, ये जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ये वापस अपने म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन में जाएगा। म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन के हिसाब से जो उनका प्रोटोकॉल है, कैसे एक्ट पास होगा, वो लेजिस्लेशन में जाके वहाँ से एक्ट जब इसको पास हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, इसका कंसेंट मिल जाएगा, तब वो इस ट्रीटी को मतलब तब ये ट्रीटी से बाउंड रहेगा। पर मेरे सिग्नेचर पे नहीं होता बाउंड। रेटिफिकेशन के बाद वो पार्टी बाउंड हो जाती है उस ट्रीटी के। तो राइट ऑब्लिगेशन वहाँ पे ट्रीटी के थ्रू फिक्स हो जाते हैं, और ये डेट ऑफ रेटिफिकेशन के बाद एप्लीकेबल हो जाते हैं, बट डेट ऑफ साइन के बाद नहीं एप्लीकेबल होते। और ध्यान रखिएगा इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं चलता। तो इंडिया में कौन करता है, इंडिया में रेटिफिकेशन प्रेसिडेंट करता है। तो स्टेट जो है, अगर बाई चांस किसी चीज़ को, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रीटी पे रेटिफाई नहीं करता, तो स्टेट बाउंड नहीं है उसको कि दे ही दे, एक्सेप्टेंस दे और एक्सप्लेनेशन दे कि क्यों उसने रिजेक्ट किया था। और अगर ट्रीटी ट्रीटी क्यों साइन की जाती है, अगर कोई पूछे, तो ट्रीटी रिलेट करती है मेंटेनेंस ऑफ पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और अगर सपोज़ कीजिए कि अगर ट्रीटी कभी कभी कई लोग रेटिफाई नहीं करते, पर अगर ये मैटर रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी और पीस की हो, तो यूएस चार्टर प्रोवाइड करता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसके पास पावर है टू एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट ए स्टेट। तब वो स्टेट को बोल सकता है कि ये देखो आप साइन करना पड़ेगा, आपको आपको रेटिफाई करना पड़ेगा। देन फिफ्थ है एसेसेशन एंड एडेशन। मतलब अगर हम किसी न्यू स्टेट को ऐड करना चाहे तो एसेसेशन या एडहेशन के थ्रू कर सकते हैं। फिर सिक्स पॉइंट होता है एंट्री इनटू फोर्स। सेवन पॉइंट होता है रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन कर दिया जाता है, और इसके थ्रू पब्लिकेशन अगर पब्लिक हो जाता है तो सबको पता चल जाता है, पर ये मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, कुछ रिजर्वेशन भी हो सकते हैं ट्रीटी में। ज़रूरी नहीं है कि ट्रीटी एज इट इज़ ही एक्सेप्ट की जाए, और अगर कुछ रिजर्वेशन ट्रीटी में होते हैं उसको बोला जाता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। सो कुछ एक्सक्लूजन डाले जाते हैं या मॉडिफिकेशन किए जाते हैं कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ट्रीटी में। तो रिजर्वेशन अलाउड भी होते हैं। और रिजर्वेशन में क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि इसमें लिखा हो, ट्रीटी में लिखा हो कि रिजर्वेशन अलाउड है, या ये भी लिखा होता है कि रिजर्वेशन प्रोहिबिटेड है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब है कि रिजर्वेशन इस ट्रीटी में अलाउड है। अगर तब तक ये वैलिड माना जाएगा जब तक वो
उसके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट ना चले जाए या उसका पर्पस के अगेंस्ट ही ना चले जाए, तब तक रिजर्वेशन माना जाएगा अलाउड है। और अगर आपने कोई रिजर्वेशन डाली और उस रिजर्वेशन पे मैंने मतलब आपने क्या किया, हमारी ट्रीटी थी, आपने मैंने रिजर्वेशन कहा कि देखो जी मेरे ये एक पर्टिकुलर पार्ट में मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और जब मैंने ये आपको बोला तो आपने उस पर ऑब्जेक्शन डाल दिया, आपने कहा कि मुझे इस रिजर्वेशन पे ऑब्जेक्शन है, तब माना जाएगा कि हम दोनों के बीच में ये ट्रीटी ऑपरेट ही नहीं होगी और हम दोनों के बीच में ये ट्रीटी सहमति बनी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है VCLT। सो इसका फुल फॉर्म है वीना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी। सो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कोडिफाइड लॉ है कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रीटी से, और ये डिफाइन करते हैं ट्रीटी को। तो ट्रीटी ये क्या बोलते हैं कि एक ट्रीटी एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में जिस पे इंटरनेशनल लॉ लगता है, और इंटरनेशनल लॉ ये स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी हो सकता है। और ये क्यों किया जाता है, टू सीक और सीक टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप दो से ज़्यादा स्टेट्स के गवर्निंग बाय इंटरनेशनल लॉ। सो ये एक डायरेक्ट सोर्स है, ट्रीटी डायरेक्ट सोर्स कंसिडर किया जाता है राइट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स के। और ये कोडिफाई कहाँ से किया जाता है, ये एग्जिस्टिंग कस्टमरी सोर्स ऑफ लॉ के थ्रू ही कोडिफाई किया जाता है। तो VCLT में ऑलमोस्ट एक प्रीएम्बल है, 8 पार्ट है, 85 आर्टिकल्स है, और ये 1980 जनवरी 1980 में आया था। सो नॉन सॉवरेन स्टेट जिनका अपना सॉवरेंटी नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स नहीं है, वो भी इसमें पार्ट ऑफ टीटी बन सकते हैं। टीटी कैन बी लॉ मेकिंग और ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन स्पेसिफाइड इशूड बिटवीन द स्पेसिफाइड स्टेट्स। सो किसी स्पेसिफाइड इशू पे भी हो सकता है और लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ भी बन सकती है। सो ट्रीटीज़ एक वॉलंटरी होती है, किसी को बाइंड नहीं किया जाता कि सिग्नेचर करने के लिए। कुछ एक्सेप्शन है कि इफ़ एनी रूल फॉर्म्स पार्ट ऑफ जूस कॉग्निजेंस नॉर्म as they are part of acceptable principle of international law, and every state has a preemptory duty of not breaching them due to their erga omnes obligation. So इसमें क्या कहा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है। प्रीएम्प्टरी ड्यूटी ऑफ नॉट ब्रीचिंग देम ड्यू टू देयर एर्गा ओम्स ऑब्लिगेशंस। तो जो भी हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जो भी ट्रीटी होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं और बाइंड नहीं करते नॉन सिग्नेटरी को। कुछ एक्सेप्शंस होती है जहाँ पे जूस कोगनेंस नॉर्म एज दे आर पार्ट ऑफ। चलिए सर अभी इसको छोड़ देते, ये 2-3 लाइन समझ नहीं आई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टीटी के बाद कस्टम एज ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, जो कहता है कि पहले तो ये दो चीज़ों में डिफरेंस बताता है कि देखिए जी यूसेज और कस्टम में दोनों में डिफरेंस है। यूसेज जिसको बाइंडिंग नहीं कहते उसको हम यूसेज कहते हैं, पर कस्टम जो बाइंडिंग बाय लॉ होते हैं उसको हम कस्टम कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में द प्रैक्टिस विच हैज़ नॉट टेकन फॉर्म ऑफ लॉ उसको हम यूसेज कहेंगे, और जो प्रैक्टिस हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ लॉ ओल्ड लॉ उसे हम कस्टम कह देंगे। सो ये सबसे ओरिजिनल प्यूरेस्ट और ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है जिसको हम कस्टम बोलते हैं। सो द रूल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ये काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री मतलब काफ़ी हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू आया है, जिसको रिकग्निशन मिला इंटायर कम्युनिटी से। ये जो कस्टमरी रूल्स है ये निकाले गए हैं, डिड्यूस्ड किए गए हैं, निकाले गए हैं स्टेट की प्रैक्टिस पे, बिहेवियर पे।